ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी के स्वागत से। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज का बुलेटिन पूरा सबसे बड़ी खबर कौन सी लेकर आए हैं आप? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। फिर हम वापस उन खबरों के बीच में खड़े हैं जहां ऊर्जा, एनर्जी कई तरह से हमारी चर्चाओं का और चिंताओं का केंद्र है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले से हम कुछ ही घंटे दूर हैं। कल सुबह यह फैसला हमारे सामने होगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, और उसकी भूमिका तैयार हुई है दुनिया के अलग अलग बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों से लेकर गैस की कीमतों तक। हम समझने की कोशिश करेंगे कि तेल की और गैस की कीमतों का नया अर्थशास्त्र क्या है, रुपए पर उसका क्या असर है, और एक और खास खबर जिसके बारे में मनी सेंट्रल ने आपको पहले बताया था, उसके बारे में शुभम बताएंगे। बिल्कुल। तो आज का बुलेटिन आगे कैसे बढ़ेगा, आज के शो में कौन सी बड़ी खबरें होंगी, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। तो आज शुरुआत होगी गैस से। तेल के बाद अब गैस तक पहुंची तेजी की आग। डॉलर के मुकाबले और टूटेगा रुपया। रूस के सस्ते तेल से किसे हो रही कमाई? LIC की क्यों हो रही इतनी पिटाई? टू व्हीलर मार्केट में क्यों नहीं लौटी रौनक, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या ट्विटर से पीछा छुड़ा रहे हैं मस्क? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इस पर अंशुमान जी की टिप्पणी लेंगे। लेकिन शुरुआत गैस से। महंगे क्रूड के बाद अब नेचुरल गैस की महंगाई चिंता बढ़ा सकती है। सोमवार को अमेरिकी वायदा बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में 10% का उछाल आया। जी हां, एक कारोबारी दिन में 10% का उछाल। जुलाई वायदा के लिए US हेनरी हब प्राइस 10% बढ़कर $9.36 प्रति यूनिट तक पहुंच गया, जो 13 साल में सबसे ऊपरी स्तर है। भारत में नेचुरल गैस की कीमतों को निर्धारित करने के लिए US हेनरी हब बेंचमार्क है। जहां कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में भी इसका असर पड़ता है। करीब कितना पड़ता है प्रति डॉलर? $1 प्रति यूनिट अगर एक यूनिट का भाव बढ़ता है तो भारत में 40 सेंट पर इसका असर पड़ता है। अगर डॉलर की भी मौजूदा कीमत देखी तो उस हिसाब से 30 से 32 रुपए। भारत में जितनी नेचुरल गैस की खपत होती है उसका लगभग 50% हिस्सा हम आयात करते हैं। सर, तेजी का कारण क्या है? काफी तेजी है, 13 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई गैस की कीमतें। हाँ, इसकी वजह क्या है? ये आज सरप्राइजिंग खबर थी। हालांकि हेनरी हब गैस की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, काफ़ी समय से बनी हुई हैं, क्योंकि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की, तो उसका असर हमें गैस के दोनों बेंचमार्क पर दिखाई देता है, एक यूरोप का बेंचमार्क और एक अमेरिका का बेंचमार्क। पर अमेरिका में दो खास चीज़ें थी, और अमेरिका का बेंचमार्क इसलिए आज हमने खबर में शामिल किया क्योंकि अमेरिका का बेंचमार्क ही भारत में कीमतों का बेंचमार्क है। भारत में जो आपको LNG CNG की कीमत मिलती है, या PNG की कीमत मिलती है, या ऑटो टैक्सी वाले जो पेट्रोल पंप पर जाकर CNG लेते हैं, वो कीमत इस कीमत से जुड़ी होती है जो हेनरी हब में दिखाई देती है। हुआ ये है कि अमेरिका में पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, और जैसे ही समर वहाँ सेट इन होती है, गैस की डिमांड कूलिंग के लिए बढ़ती जाती है। और वही हुआ है कि टेक्सास के और बाकी इलाकों में जहाँ से गैस आती है, वहाँ गैस की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और सप्लाईज और प्रोडक्शन पहले से ही कम है। विंटर में इस साल विंटर में गैस की के स्टॉक्स और स्टोरेज पहले से ही कम हो गए थे। जो आंकड़ा हमारे पास है वो करीब नेचुरल गैस की विंटर में ही सप्लाई 14.9 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास, करीब 15 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास बढ़ चुकी थी। अब गर्मी है, और अमेरिका में गर्मी के दौर में कूलिंग के लिए गैस की डिमांड बढ़ी हुई है, और अमेरिका की जो गैस उत्पादक फील्ड्स हैं वो इतनी तेजी से गैस पंप नहीं कर पाएंगे, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतें 13 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इसका असर हमें गैस के अन्य बाजारों पर भी दिखाई देगा। सर, भारत की सरकार भी कुछ गैस आयात करने पर विचार कर रही है, क्या मामला है? भारत की सरकार की तरफ से आज एक खबर आई, और जो खबर महत्वपूर्ण है, जैसा कि शुभम ने आपको बताया शुरुआत में, कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 50% गैस इंपोर्ट करता है और 85% तेल इंपोर्ट करता है। ऐसी चर्चा है कि सरकार ने गेल और पेट्रोनेट LNG, जो भारत में गैस सप्लाई और आयात करने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, दोनों सरकारी कंपनियां हैं, उन दोनों कंपनियों से कहा है कि वो पूरी दुनिया से सप्लाई सोर्सेज को एक्सप्लोर करना शुरू करें, ढूंढना शुरू करें कि कहाँ से हमको गैस मिल सकती है। विकल्प इस बात पर हो कि LNG के बजाय अगर हमें बनी बनाई CNG इंपोर्ट करने के लिए मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे भारत में उसकी कॉस्ट और कम होगी और उसे पहुंचाया जा सकता है। भारत ने अभी तक गैस की आपूर्ति और गैस सप्लाई पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद नेचुरल गैस एक
एक ऐसा स्रोत है जहां थोड़ी राहत हो सकती है कच्चे तेल की तुलना में, कीमतों की तुलना में। तो भारत की तरफ से भी गैस के इंपोर्ट की स्ट्रेटजी नए सिरे से वर्क की जा रही है। कहां से वो गैस इंपोर्ट की जाएगी, क्योंकि दुनिया में गैस की मांग अचानक बढ़ी है और भारत के लिए सबसे निकटस्थ सप्लायर मध्य पूर्व में ही है, जहां से गैस का आयात किया जा सकता है, मिडिल ईस्ट के देशों से किया जा सकता है, जिसे लेकर आजकल थोड़ा तनाव और माहौल बहुत बेहतर नहीं है। बिल्कुल। और एनर्जी में ही रहते हैं, लेकिन अब गैस से आते हैं क्रूड पर। आपको याद होगा अभी 2 ही एपिसोड पहले हमने एक मनी सेंट्रल किया था जिसका थंब था, जिसकी लीड स्टोरी थी रूस के सस्ते तेल से भारत में खेल। इसमें अंशुमान जी ने बताया था कि रूस से सस्ता तेल भारत में आ रहा है और भारत की कुछ कंपनियों को, रिफाइनिंग कंपनियों को इसका बड़ा लाभ हो रहा है। कैसे ये पूरा साइकिल चल रहा है ये उसमें हमने विस्तार से बताया था। ये खबरें केवल छन छन के अलग अलग स्रोतों से आ रही थी कि भारत में तेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन ला रहा है, उसका फ़ायदा किसे पहुंच रहा है, इस पर कुछ बहुत ज़्यादा सफाई नहीं थी, धुंध थी। उस धुंध को हमने साफ किया था 2 एपिसोड पहले। और आज एक रिपोर्ट में, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से हमारे उस मनी सेंट्रल पर मोहर लगाती है। कैसे लगाती है, आप इस खबर को ध्यान से सुनिए। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से भले भारत के उपभोक्ताओं को कोई असर नहीं पड़ रहा है, सस्ता नहीं मिल रहा है, महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां मुनाफा बटोर रही हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती कि देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को रिफाइनिंग मार्जिन के तौर पर $17 बच रहे हैं, जो 20 साल में सर्वाधिक मार्जिन है। जी हाँ, भारत की एक निजी कंपनी, जो सबसे बड़ी निजी कंपनी है, उसका जो रिफाइनिंग मार्जिन है, जो क्रूड से वो पेट्रोल बनाती है उसके बीच का जो रिफाइनिंग मार्जिन है, वो 20 साल की ऊंचाई पर है। सर, और क्या नई जानकारियां सामने आई? शुभम, जैसा हमने कहा था कि पहली चीज, रूस का कच्चा तेल भारत आ रहा है और बड़ी मात्रा में आ रहा है। भारत के आयात में रूस के कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 13 से 14% हो चुकी है। ये आंकड़ा हम आपको भी बताएंगे कि कितना तेल आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमने उसमें बताई थी कि भारत की तेल कंपनियां इससे मुनाफा भी कमा रही हैं और वो तेल भारत से प्रोसेस होकर यूरोप में जा रहा है। 2 रिपोर्ट्स हमारे पास आई शुभम। एक रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनले की और दूसरी रिपोर्ट है सिटी ग्रुप की। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस का रिफाइनरिंग मार्जिन 2008 का जो लास्ट पीक सीजन था उसकी तुलना में 50% ऊपर है। यानी सिर्फ रूस के कच्चे तेल की लागत कम होने के कारण और प्रोसेसिंग में फायदे के कारण रिलायंस की रिफाइनरी को काफी लाभ हो रहा है। और जितना आंकड़ा हम लोगों ने उस दिन चर्चा में कहा था कि $15 से $20 के बीच का मार्जिन है, वो $17 के आसपास का मार्जिन इस रिपोर्ट से दिखाई देता है। दूसरी चीज ये कि भारत में सिटी की रिपोर्ट बताती कि भारत में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करीब 15% की दर से बढ़ा है अप्रैल और मई के बीच में, जो कि इससे पहले 1 से 2% के आसपास बढ़ता रहता था। और जो बड़ा कैलकुलेशन सिटी ग्रुप ने हमारे सामने पेश किया वो भी ये कहता है कि 15 बैरल पर बैरल के आसपास का फायदा भारत के रिफाइनर्स को हो रहा है। मॉर्गन स्टैनले के साथ सिटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो रिलायंस की जो ग्रास रिफाइनिंग मार्जिन है वो करीब $3 पर बैरल के हिसाब से कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। 1 बैरल की इंक्रीज अगर रिलायंस के ग्रास रिफाइनिंग मार्जिन में होती है तो उसकी EPS 4% बढ़ती है। यानी अर्निंग पर शेयर पे 4% का फायदा होता है अगर रिलायंस का रिफाइनिंग मार्जिन 1% बढ़ता है। सिटी की रिपोर्ट हमें यह भी बता रही है कि भारत की बाकी कंपनियां भी, उनके भी रिफाइनिंग मार्जिन्स में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का उन्हें लाभ हो रहा है। पर ज्यादा फायदा रशिया से हो रहा है। और रशिया से जो इंपोर्ट का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से भारत का जो क्रूड इंपोर्ट है रशिया से जो आंकड़ा भी उपलब्ध है उस हिसाब से करीब 16 से 17% की ग्रोथ हमें पिछले 5 महीनों में क्रूड इंपोर्ट में दिखाई दी। कुल आयात का करीब 15% इसके पास रूस से आयात करने लगे। सर, सामान्य तौर पर भी मार्जिन बढ़ने की बात हो रही है। जो मार्जिन बढ़ रहा है उसका असर सीधे सीधे शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। अगर आप देखें, निफ्टी सेंसेक्स अपने 52 वीक हाई से, ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। 15-20%, 30% तक कुछ स्टॉक्स टूट गए, लेकिन रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। 2855 का उसका 52 वीक हाई है और अभी 2800 के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा है। ये आप
अंशुमान जी की बात को अगर शेयर से जोड़कर देखें तो आपको सीधा संबंध, सीधा रिश्ता यहाँ बनता दिखता है। सर, आमतौर पर रिलायंस से अलग भी हट जाए तो एशियाई देशों में अगर हम देखें तो वहां भी एक सामान्य मार्जिन बढ़ने की रिपोर्ट है। हाँ, मतलब रिफाइनिंग मार्जिन शुभम एक स्केल है सिंगापुर का, जिसको सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं, GRM बोलते हैं, जिसके आधार पर आप रिफाइनिंग कंपनियों को क्रूड की कॉस्ट, उसकी प्रोसेसिंग की लागत और बाजार में जो प्रोडक्ट की सेल है उसके बीच में जो मार्जिन मिलता है उसे नापा जाता है। और जैसे हर उद्योग के मुनाफे या उसकी आर्थिक ताकत नापने का एक पैमाना होता है, वैसे रिफाइनिंग कंपनियों को नापने का यह पैमाना होता है। यही वो एक तरीका है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि कंपनियां कैसे काम कर रही हैं। जो ताजी रिपोर्ट आई वो बता रही हैं कि भारत पूरे एशिया में औसतन $25 पर बैरल के आसपास के रिफाइनिंग मार्जिन हो गए हैं। और रिलायंस का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि रिलायंस रूस के कच्चे तेल को लाकर 72-75 रुपए में प्रोसेस करके बेच रहा है। पर जनरली भी भारत में बाकी भी सरकारी कंपनियां, क्योंकि उन्हें कच्चे तेल और प्रोडक्ट के बीच का जो फर्क है उसकी वजह से उनके रिफाइनिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई। ऑयल इंडिया के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, भारत पेट्रोलियम के, नारा भी इस जो स्पर्ट आया है इसमें इस वजह से उनके रिफाइनिंग मार्जिन में उन्हें फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, भारतीय तेल कंपनियों ने भी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं लंबे समय से, अपने बाजार में उत्पाद की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। नुकसान टैक्स में कटौती और एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद सरकार ने उनकी जो बढ़ी हुई कीमतें थी उसका असर अपने बजट पर लिया है। लेकिन अब जो औसत रेट $110-112 से $115 के बीच का क्रूड का दिखाई दे रहा है, उसके बाद शायद कंपनियों पर दबाव होगा कि वो कीमतों में नई बढ़ोतरी को पास ऑन करें। महंगे क्रूड की वजह से रुपए पर भी असर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से भारतीय करेंसी रुपए की और पिटाई हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। UBS, नोमुरा और ब्लूमबर्ग जैसी कई ग्लोबल एजेंसियों के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रुपए में मौजूदा स्तर से 4% तक की गिरावट आ सकती है और डॉलर के मुकाबले रुपया 79 से लेकर 81 तक के स्तर दिखा सकता है। सर, एजेंसियों को 81 का लेवल अचानक कैसे, वहां तक के लेवल क्यों दिखने लगे? ये बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड है। और ये ट्रेंड शुभम इस वजह से आया कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक चल रही है इस समय, जिसका नतीजा कल आपके सामने आएगा। उससे पहले 2-3 बड़े से फैक्टर हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं। हमने विस्तार से इकोनॉमिका में इस बात पर चर्चा भी की थी। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो यही कि भारत के विदेशी बाजार से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मई के महीने में हमने रिकॉर्ड बिकवाली देखी, अभी उनकी खरीद आना शुरू नहीं हुई है, यानी भारतीय शेयर बाजार में जो कैपिटल का फ्लो है वो नहीं शुरू हुआ। पर कच्चे तेल की कीमत का अचानक $120 पहुंच जाना, और वो भी ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाने का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। और वो एक महत्वपूर्ण वजह है जिससे कि ऐसा कहा जा रहा है इन एजेंसियों की तरफ से कि रूपी का वर्स्ट तो अभी आया नहीं है। रूपीज वर्स्ट हैज येट टू कम। अभी रूपी में गिरावट का अगला चरण नहीं आया है। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज है कि डॉलर मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, जिसके समानांतर भारतीय मुद्रा या दुनिया की सारी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। और इसीलिए जो रुपए के फोरकास्ट हैं वो यहां से करीब 4% गिरावट के हैं। 4 से 5% गिरावट के फोरकास्ट अभी मौजूदा लेवल से दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए जो आपने कहा ना 79 से 81 तक का और 81 तक के लेवल की जो बात कही जा रही है वो शायद सामने दिखाई दे रही है। हालांकि रिजर्व बैंक के ऊपर निगाह रहेगी शुभम कल की। रिजर्व बैंक भारत के रुपए के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में कल क्या कहता है या क्या संकेत देता है। हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने एक ताजे इंटरव्यू में ये कहा था कि रुपए में गिरावट बनी रहेगी लेकिन नीजर्क रिएक्शन नहीं होगा। यानी आरबीआई है जो भारत का मॉनेटरी रेगुलेटर है वो भी मान रहा है कि भारत की करेंसी पर दबाव आने वाले समय में रहेगा। बिल्कुल, और कल की पॉलिसी इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि कल महंगाई के आंकड़े पर नजर होगी, कल रुपए पर क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर इस पर नजर होगी, नीतिगत दरें तो खैर बढ़नी है, कितनी बढ़नी है इस पर भी नजर होगी। एक चीज यहां चलते चलते और जान लें कि मई के महीने में शुभम रुपया लगभग 1.6% डिवेल्यू अकेले मई के महीने में 6% गिर चुका है और आगे 4% और गिर सकता है, इसके भी अनुमान सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बाद से एलआईसी के शेयर में गिरावट लगातार जारी है। मंगलवार को एलआईसी का शेयर 755 रुपए के निचले स्तर तक टूट गया। ये आईपीओ आने के बाद एलआईसी का अब तक का सबसे निचला स्तर है। एलआईसी की लिस्टिंग से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार पूंजीकरण खत्म हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसे समझना चाहें तो जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था उनकी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी सुहा हो गई। लिस्टिंग के समय एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था और उस समय एलआईसी ने एचयूएल को पछाड़कर देश की पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी।
ये ताज अब LIC के सर से उतर गया है। गिरावट के बाद LIC 7वें पायदान पर आ गई है। सर, क्यों इतनी पिटाई हो रही है LIC की? जब से लिस्टिंग हुई है ये तो संभल ही नहीं रहा है। LIC का मामला शुरुआत से ही कुछ बिगड़ा हुआ। हम लोगों ने लगातार इस पर चर्चा की थी, LIC के वैल्यूएशन को लेकर, LIC के लिस्टिंग को लेकर, और LIC के अपने दिन से लेकर लिस्टिंग के बाद से LIC अपने इशू प्राइस के पास तो कभी पहुंचा ही नहीं। यानी जिन निवेशकों ने इसको 900 रुपए से ऊपर स्टॉक को खरीदा था, उनके लिए एक बार भी ये आंकड़ा स्क्रीन पर नहीं दिखा कि उनके निवेश ने वो कीमत छू ली जिस पर उनको स्टॉक बेचा गया। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें, और शुभ में याद होगा मनी सेंट्रल में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी और हमने कहा था कि LIC के ऊपर दबाव आने वाले समय में बना रहेगा, क्योंकि LIC भारतीय शेयर बाजार का अल्टर ईगो है, भारतीय शेयर बाजार की छाया है। इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण LIC के लिए शेयर बाजार में उसका निवेश है। बाजार के लोग ये मान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जब तक गिरता रहेगा LIC की एम्बेडेड वैल्यू उसी तरह से गिरती रहेगी। और चूंकि स्टॉक मार्केट में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, कोई कंसिस्टेंट बुल रन या तेजी नहीं देख रहे हैं, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमको LIC के स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। जिस दिन बाजार जितना गिरता है, और यही LIC के साथ सबसे बड़ा जोखिम है आने वाले समय में, कि LIC का पूरा पोर्टफोलियो, LIC का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, LIC का फंक्शनल प्रोफाइल सीधे शेयर बाजार के तौर तरीकों से लिंक्ड है, और उसकी वजह से उसमें गिरावट आ रही। दूसरी चीज है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, तिमाही नतीजे उतने अच्छे नहीं थे जितनी अनुमान किया गया था, और तिमाही नतीजे अच्छे ना होने की वजह से भी बाजार का सेंटीमेंट ठीक नहीं था। लाभांश को लेकर, डिविडेंड को लेकर बाजार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, यह भी एक वजह थी। तो कुल मिलाकर भारत की जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी IPO था, जो सबसे बड़े महत्वाकांक्षी IPO से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म होने वाला है जो उसमें मौजूद है। तो बाजार ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि चूंकि एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म होने वाला है, तो आने वाले समय में LIC के शेयरों पर थोड़ी और पिटाई होगी, थोड़ी और बिकवाली सामने आ सकती है। बिल्कुल, और जब हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब 755 नहीं 752 अब LIC का नया निचला स्तर हो गया है। LIC के अलावा कुछ निवेशक क्रिप्टो में और फंस गए हैं। क्रिप्टो में स्थिति अब ज़्यादा खराब है, नए निवेश हो नहीं रहे हैं, पुराने निवेश निकल नहीं पा रहे हैं, सरकार और RBI कहीं से ढील छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है क्रिप्टो की दुनिया में, देखिए प्रवीण शर्मा की इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स दो तरफा मुश्किल से जूझ रहे हैं। एक तरफ क्रिप्टो बाजार गिरावट की दौर से बाहर नहीं निकल पा रहा, और दूसरी तरफ सरकार और रिजर्व बैंक इस पर अपना शिकंजा ढीला नहीं कर रहे। पुराने निवेशक ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, और नए निवेशकों के हाथ कांप रहे हैं। क्रिप्टो में निवेश पर एक लचीली पॉलिसी की उम्मीद दूर की कौड़ी नजर आ रही है। बानगी ये है कि सरकार तो फिर भी चुप है, लेकिन RBI हर दफा इन्वेस्टर्स और एक्सचेंजों की उम्मीद तोड़ देता है। एक इंटरव्यू में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हम लगातार क्रिप्टो पर चेताते आ रहे हैं, और अब देखिए क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। उनका इशारा पिछले साल से क्रिप्टो बाजार में आ रही तेज गिरावट की ओर था। दास ने एक दफा फिर से चेताते हुए कहा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अंडरलाइन कुछ भी नहीं है, इसे लेकर बड़े सवाल हैं, आप इसे कैसे रेगुलेट करेंगे। रिजर्व बैंक की इन्हीं चिंताओं को मार्केट रेगुलेटर सेबी भी दोहरा रहा है। सेबी ने सरकार को कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स से जुड़ी रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना और निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। वजह यह है कि डिजिटल एसेट्स पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो पर RBI की पोजीशन साफ है, इससे भारत की मॉनेटरी और फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि RBI अपनी बात सरकार को बता चुका है और अब सरकार को इस पर फैसला करना है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार भी हमारी तरह ही चिंतित है, यानी रिजर्व बैंक के इरादे साफ हैं। रिजर्व बैंक के इरादे अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर भी साफ हैं। 27 मई को अपनी एनुअल रिपोर्ट में RBI ने कहा कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC उतारने में ग्रेडेड अप्रोच यानी एक चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि CBDC का ढांचा RBI के मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स के मकसदों की तर्ज पर होगा। इस चरणबद्ध प्रक्रिया में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पायलट्स और लॉन्च जैसे पड़ाव होंगे।
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में यह देखा जाएगा कि सीबीडीसी क्या वैसे काम कर पाएगी जैसा इसके बारे में सोचा गया है। साथ ही सीबीडीसी को लाने के नफे नुकसान के पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी की परिभाषा भी दी थी। उसने कहा था कि आम करेंसी की तरह से इसका लेन देन में इस्तेमाल होगा, बस ये वर्चुअल फॉर्म में होगी। लेकिन इसकी तुलना क्रिप्टो जैसी निजी करेंसी से नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर बात यह है कि क्रिप्टो पर रिजर्व बैंक कम से कम अपने सख्त रुख पर ज्यों का त्यों कायम है और उसने ये भी साफ कर दिया है कि गेंद अब सरकार के पाले में है और उसे ही इस पर अपना फैसला लेना है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कब इस मसले पर कानून लाती है, क्योंकि इसी से क्रिप्टो के मौजूदा और नए इन्वेस्टर्स को अपनी रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। क्रिप्टो के बाद बात दोपहिया बाजार की। दोपहिया वाहन बेचने वाले डीलर्स ने वाहन बनाने वाली कंपनियों से सप्लाई कुछ समय के लिए रोकने को बोल दिया है। कई डीलर्स का कहना है कि उनके पास लगभग 60 दिन के मांग के बराबर इन्वेंट्री पड़ी हुई है। हालांकि ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा का कहना है कि डीलर्स के पास औसतन 23 से 25 दिन की इन्वेंट्री है। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि सामान्य तौर पर डीलर्स के पास 15 दिन की इन्वेंट्री होनी चाहिए और 30 दिन से ऊपर की जब होती है तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। सर, इन्वेंट्री बढ़ रही है, 4 व्हीलर्स में तो कह रहे हैं कि कुछ सूरत सुधरी है, बिक्री भी कोविड से पहले के लेवल पर पहुंच गई है थोड़ी बहुत, 2 व्हीलर्स में अभी वो नहीं दिख रहा है, वहाँ रौनक क्यों नहीं लौटी? अब 4 व्हीलर में भी हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो हमको उत्साह देते हैं, थोड़ा सा डिमांड बढ़ने का संकेत है। लेकिन अगर वहाँ डिमांड है तो कारें नहीं है, लंबी वेटिंग लिस्ट है। खासतौर पे जिन कारों की जो फास्ट मूविंग कारें हैं उनके कंपनियों के पास उनके लिए चिप की और बहुत सारी प्रोडक्शन शॉर्टेजेस हैं। तो 4 व्हीलर में रिकवरी तो दिख रही है, पर उस रिकवरी के हिसाब से ग्राहकों को कारें नहीं मिल पा रही। 2 व्हीलर का मामला अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है, प्री कोविड लेवल से हम नीचे खड़े हुए हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो डीलर्स की तरफ से 2 तरीके की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। फाडा का कहना है 30 दिन का, पर डीलर्स का कहना है 60 दिन का। आमतौर पर 15 दिन की इन्वेंट्री हेल्दी इन्वेंट्री मानी जाती है। स्वस्थ इन्वेंट्री ये है कि बाइक आए और 15 दिन में बिककर निकल जाए और पीछे दूसरी बाइक आ जाए। 30 दिन तक ये माना जाता है कि आप 30 दिन की इन्वेंट्री बियर कर सकते हैं डीलर्स। लेकिन इन्वेंट्री के लेवल निश्चित तौर पर उससे आगे दिखाई दे रहे हैं। उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। पहली तो बड़ी वजह यह है कि जितने डिमांड की ज़रूरत थी हमको रूरल मार्केट से खासतौर से रबी की क्रॉप के बाद, उतनी डिमांड 2 व्हीलर मार्केट में नहीं दिखाई दी कंपनियों को। हालांकि होप ये थी और शायद डीलर्स ने इसलिए इन्वेंट्री भी तैयार की थी कि 2 व्हीलर्स की सेल्स अप होगी। और सेल अप क्यों नहीं हुई उसके पीछे? क्योंकि इससे पहले कंपनियों ने लगातार कीमतों में बढ़ोतरी की थी। 2 व्हीलर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव व्हीकल है, बहुत उसका रूरल और सेमी अर्बन मार्केट है। दोपहिया वाहनों की कीमतें जितनी तेजी से पिछले दिनों में बढ़ी हैं, उसका सीधा असर हमें 2 व्हीलर की मांग पर दिखाई दिया है। और अब चूंकि आने वाले समय में थोड़ा सा ही सीजन रह गया है डिमांड का, उसके बाद फिर बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा और डिमांड का अगला साइकिल खरीफ की फसल के बाद आएगा, यानी फेस्टिव सीजन की जो डिमांड आएगी। तो डीलर्स को मौजूदा स्टॉक्स के साथ बने रहने में मुश्किल दिखाई दे रही। और ये अपने आप में एक संकेत है कि हमने जिस तरीके की डिमांड रूरल एरिया से निकलने की उम्मीद देखी थी, वो डिमांड तो थी शायद, पर उस डिमांड को महंगाई ने मार दिया। मांग आ रही थी, पर अगर बाइक की कीमत इस कदर बढ़ जाएगी तो रूरल एरिया में अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है कि जो फिनांसिंग का स्ट्रक्चर था वो भी कम हुआ। बहुत जगह 2 व्हीलर की जो फिनांसिंग की फैसिलिटी थी वो भी कम हुई क्योंकि एनबीएफसीज पर दबाव बना हुआ है। और सबसे अंतिम चीज़ ये कि 2 व्हीलर की अफोर्डेबिलिटी को पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, खासतौर से दोपहिया वाहन धारकों को, कि उनके लिए पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी चीज़ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण भी लोगों के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट 2 व्हीलर की महंगी होती जा रही है। ये सारे फैक्टर हैं जो शायद इस पूरी सूचना में दिखाई देते हैं। चलिए चलते चलते इस शो की आखिरी खबर। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर ने उन्हें फर्जी और स्पैम अकाउंट की सही जानकारी नहीं दी तो $44 अरब में ट्विटर को खरीदने की डील से वे पीछे हट सकते हैं। मस्क ने ट्विटर को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है और साथ में ये भी कहा है कि डील के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का उनके पास पूरा अधिकार है। सर, क्या पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मस्क? ऐसा लग रहा है। मस्क ने ट्विटर को चिट्ठी नहीं लिखी है। मस्क ने अमेरिका का जो सेबी है, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, उसको एक फाइलिंग में ये बात कहा है और वो मस्क के लार की तरफ से फाइलिंग गई और उसमें लिखा गया है कि
ट्विटर अपने अकाउंट्स के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है। मस्क ने शुरुआत से ये स्टैंड लिया है और मस्क ने 3 बार अपना रुख चेंज किया है 44 अरब डॉलर की डील के बाद, जिसे बहुत महंगी डील कहा गया था। पहले उन्होंने ये कहा था कि ट्विटर अब जानकारी नहीं दे रहा है, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम ट्विटर के स्टॉक का प्राइस कम करेंगे क्योंकि वहाँ जो डेटा है सब्सक्राइबर्स का वो डेटा फेक है, उसमें बहुत सारे बॉट्स हैं, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि उस डील से एग्जिट कर जाएंगे। ये बात ट्विटर के का जो प्रोफाइल है कस्टमर्स का, उस प्रोफाइल को लेकर जो मस्क की आपत्तियां हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास पहुंची हुई हैं और उन्होंने उसमें सवाल उठाया है कि ट्विटर के पूरे अकाउंट्स में काफ़ी गफलत है और स्पष्ट नहीं है। उनका मानना है कि ट्विटर का दावा था कि उसके पास केवल 5% से कम ऐसे अकाउंट हैं जो बॉट अकाउंट हैं। एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि इस पूरी गफलत में, इस पूरी खींचतान में ट्विटर का स्टॉक भी गिर गया है, काफ़ी उसकी कीमतें भी काफ़ी गिरी हैं। तो यानी जब मस्क ने इसके लिए बिड किया था तो उसकी तुलना में ट्विटर की अपनी वैल्यूएशन मार्केट में गिरी हुई। अब ये कहना मुश्किल है कि ट्विटर की डील से मस्क बाहर निकल रहे हैं, पर बाजार में इस बात पर की तमाम चर्चाएं हैं कि वो शायद इस डील से बाहर निकलें। लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए उनको $1 बिलियन की हर्जाना या पेनाल्टी भी चुकानी पड़ेगी। अब ये चीज़ें किस दिशा में जाती हैं देखना होगा, लेकिन पहले दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये डील उतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमें शुरुआत में लगी थी जब मस्क ने इसे खरीदने की घोषणा की थी और हॉस्टाइल टेकओवर की घोषणा की थी कि वो $44 बिलियन में इसे खरीदेंगे। सर, और ये बात मनी सेंट्रल पहले दिन से कह रहा है, बता रहा है। हम लोगों ने शुरुआत में समझने की कोशिश की थी क्योंकि मस्क के ऊपर और भी दबाव है। टेस्ला को लेकर अलग से चुनौतियां उनके सामने हैं। टेस्ला में उनको कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ी है। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट की डिमांड को लेकर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मस्क ने जितनी आसानी से ट्विटर की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, चीज़ें उतनी आसान नहीं थी और अभी तो वो रेगुलेटर्स के पास तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो पहले उनको ट्विटर के साथ अपनी फाइनेंशियल डील क्लोज करनी है। रेगुलेटर और मोनोपोलीज और यूरोपियन रेगुलेटर तो अभी उसके आगे खड़े हैं, तब वो मस्क से सवाल पूछेंगे। और इस सब में मस्क ने डील फाइनल की, उसके बाद ट्विटर की तरफ से बात, तो इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन निवेशकों का जो ट्विटर का स्टॉक्स लिए बैठे थे, क्योंकि तब से ट्विटर का स्टॉक लगातार टूट रहा है। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आज के शो में, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए, टिप्पणी के लिए। आप भी जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। मनी सेंट्रल के साथ जुड़े रहिए और आज के शो में जैसे आपने देखा 2-3 खबरें ऐसी थीं जो आपको मनी सेंट्रल ने काफ़ी पहले जिनका संकेत दिया था। आप मनी सेंटर के साथ जुड़े रहिए, हमेशा आगे बने रहिए। नमस्कार। नाम ये है, कैसा ही रंगो रूप